नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित बंधन कहानी का आगे का भाग। तो देखते हैं क्या हुआ यतिन के साथ और चुनिया के साथ, और इस कहानी का अंत टैगोर जी ने कैसे किया है। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। उस दिन फागुन मास का सवेरा स्निग्ध एवं सुंदर दिखाई पड़ रहा था। कंपित कृष्ण चूड़ा वृक्ष की शाखाओं के भीतर से छनकर और छाया के साथ घुल मिलकर सवेरे की धूप बरामदे में आ रही थी। गिलहरी अपनी मुलायम पूंछ को पीठ की ओर मोड़े हुए इधर उधर कुछ पाने की आशा में दौड़ रही थी। पक्षियों का समूह संगठित रूप में अपने मधुर रागों द्वारा भी अपने वक्तव्य को मानो किसी तरह संपूर्ण नहीं कर पा रहे थे, किंतु महान विश्व के इस छोटे से कोने में इस पल्लव समूह काया और धूप के द्वारा बने विश्व के तनिक खंड के भीतर प्राणों का आनंद पूर्ण रूप से खिल उठा था। उसी एक कोने के बीच यह बुद्धिहीन लड़की अपने जीवन का, अपने इर्द गिर्द के संपूर्ण परिवेश का कोई समीचीन अर्थ नहीं खोज पा रही थी। उसके लिए सभी कुछ एक पहेली बन गया था। यह क्या हो गया है और ऐसा क्यों हुआ? फिर उसके बाद यह सवेरा, यह घर, सब कुछ एक साथ ही भला इतने सूने क्यों हो गए? जिसके अंतर में समझने की शक्ति इतनी कम दी थी, उसी को अकस्मात एक दिन हृदय की अतुल वेदना के रहस्य गर्भ के गाढ़ अंधकार में बिना ज्योति सहसा किसने उतार दिया? विश्व के इस सहज उच्छ्वासित जीवमय समाज में इस तरु पल्लवों मृग खगों के आत्मविस्मृत कलरव के भीतर इस प्रगाढ़ अंधकार से उसे फिर कौन खींचकर बाहर लाएगा? पटल ने एकाएक पूछकर विस्मित स्वर से कहा, यह क्या हो रहा है चुनिया? चुनिया ने सुना मात्र, लेकिन उठी नहीं, कुछ बोली भी नहीं, जैसी थी वैसी ही रही। पटल ने समीप पहुंचकर स्पर्श किया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। अश्रु आंखों के बांध को लांघकर अविरल गति से बहने लगे। पटल ने आश्चर्यचकित सी अवस्था में कहा, अरे कलमुही, तूने तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर लिया। तू क्यों भला मरने गई थी? और फिर चुनिया की इस अवस्था से अवगत कराने के अभिप्राय से पटल ने अपने पति के समीप जाकर कहा, यह तो अच्छी मुसीबत बैठे बिठाए गले में बांध ली। आखिर आपकी अक्ल पर भी क्या पत्थर पड़ गए थे जो मुझे उस समय रोका नहीं? हर कुमार बाबू ने पटल की खींचपूर्ण बात को सुनकर कहा, तुम्हें रोकने की मेरी कभी आदत ही नहीं रही, फिर रोकने से ऐसा कौन सा फल निकल आता? आप कैसे हो जी? पटल ने तुनक कर कहा, मैं यदि गलती करूं तो आप जबरदस्ती नहीं रोक सकते क्या? फिर वह उत्तर पाए बिना ही दौड़ी हुई आई, आकर यतिन के कमरे में विरह व्यथा से पीड़ित लड़की को आलिंगनबद्ध करती हुई बोली, मेरी रानी बहन, तू क्या चाहती है? सो एक बार तो दिल खोलकर मुझसे कह। परंतु चुनिया के पास ऐसी कौन सी भाषा है जिससे वह अपने हृदय के व्याघात को वाणी के द्वारा सुना सके। वह हृदय की सारी वेदना लिए मनो किसी अनिर्वाचनीय वेदना पर जा पड़ी है। ये कैसी वेदना है? विश्व में और भी किसी को क्या ऐसी अनुभूति होती है? संसार उसके विषय में क्या सोचता होगा? किसी भी विषय में चुनिया कुछ भी तो नहीं जानती। वह तो केवल अपने इस आंसुओं के द्वारा ही कुछ कह सकती है। मन की पीड़ा को दर्शाने का और तो कोई उपाय उसका जाना हुआ ही नहीं है। फिर पटल के ही होंठ हिले, चुनिया, तेरी रीति बड़ी उच्छल है, लेकिन स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था। कोई भी कभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। फिर तूने ऐसी भयंकर भूल क्यों की? चुनिया, एक बार, बस एक बार अपनी दीदी की ओर मुंह उठाकर तो देख, उसे क्षमा कर दे बहन। किंतु चुनिया का मन इस अकस्मात घटना से बिल्कुल ही विमुख हो चुका था, इसलिए वह किसी भी तरह पटल के मुख की ओर न देख सकी। सारी बातें अच्छी प्रकार से नहीं समझने पर भी उसने एक प्रकार के गूढ़ भाव से पटल की ओर देखकर
क्रोध प्रकट किया। वह उसी अवस्था में अपने हाथों से जोरों से सिर गड़ाए रही। पटल तब धीरे धीरे अपनी लंबी भुजाओं को हटाकर चुपचाप उठकर चली गई। पाषाण प्रतिमा की तरह खिड़की के किनारे स्तब्ध भाव से आकर खड़ी हो गई। फागुन की धूप से चिकनी चमकीली सुपारी वृक्ष की पल्लव श्रेणी को निहारते निहारते उसके दोनों नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और अगले दिन चुनिया उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दी। पटल उसे बड़े प्यार से अच्छे अच्छे आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत किया करती थी। वह स्वयं बड़ी बेतरतीबी से रहती, अपनी स्वयं की सजावट के विषय में कोई यत्न नहीं करती थी, लेकिन सजावट की अपनी आकांक्षा को वह चुनिया को सजाकर ही पूरा कर लेती। आज बहुत दिनों के संचित वह सारे आभूषण और वस्त्र चुनिया के कमरे में पड़े हुए थे। अपने हाथों के कंगन और चूड़ियाँ तथा नाक की लौंग तक वह उतार कर डाल गई थी। अपनी पटल दीदी के इतने दिनों के लाड प्यार को मानो उसने अपनी देह से बिल्कुल ही छिन्न रहित कर डालने का भरसक प्रयत्न किया है। हरकुमार बाबू ने पता लगाने के लिए पुलिस में सूचना भेजी। उन दिनों प्लेग की महामारी से भयभीत होकर इतने आदमी इतनी विभिन्न दिशाओं में जीवन की साथ लेकर भाग रहे थे। उन भगौड़ों के समूह में से किसी खास व्यक्ति को ढूंढ निकालना पुलिस के लिए कठिन कार्य बन गया था। 2-4 बार गलत व्यक्ति का पता पाने पर हरकुमार बाबू को काफ़ी दुख और लज्जित होना पड़ा। अंत में उन्होंने चुनिया से मिलने की आशा को त्याग दिया। एक दिन जिसे अज्ञात की गोद में पड़ा पाया था, वही आज फिर किसी अज्ञात में ही अंतर्ध्यान हो गई थी। सरकारी प्लेग अस्पताल का डॉक्टर यतिन दोपहर का भोजन करके अस्पताल पहुंचा ही था कि सूचना मिली जनाने वार्ड में कोई नई रोगिणी आई है। पुलिस उसे रास्ते से उठाकर लाई है। यतिन देखने गया। लड़की के मुंह पर का अधिकांश भाग चादर से ढका हुआ था। यतिन ने हाथ उठाकर नाड़ी को टटोला। ज्वर अधिक नहीं था, लेकिन कमजोर अधिक थी। विशेष परीक्षा के अभिप्राय से जब उसने मुख पर से चादर हटाकर देखा तो चकित रह गया। वह चुनिया थी। यतिन अब तक पटल से चुनिया के विषय में सब कुछ सुन चुका था। मरीजों की भीड़ से फुर्सत पाते ही यतिन के मानस पटल पर अव्यक्त हृदय तरंग के घूंघट से ढकी हुई चुनिया की मृगी जैसी दोनों सुंदर आंखें प्राय सदा एक प्रकार की अश्रुहीनता कायरता को बिखरा दिया करती थी। आज रोगी के नेत्र की बड़ी बड़ी पलकों ने चुनिया के क्षीण कोपलों पर गहरी छाया रेखा खींच रखी है। देखते ही यतिन के वक्षस्थल के भीतर मानो किसी ने सहसा मेरू जैसा कोई बोझ दबाकर रख दिया है। इस एक लड़की को भगवान ने स्वयं ही फूल की तरह कोमल रूप से गढ़कर फिर दुनिया से खींचकर प्लेग जैसी महामारी के स्रोत में कैसे बहा दिया। आज उसकी क्षीण मृदु प्राण इस रोग से ग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़े हैं। उसकी इस छोटी सी आयु ने विपदाओं के इतने बड़े आघात, वेदना का इतना भारी बोझ आखिर कैसे सह लिया। यह सब समा कैसे गए। यतिन ही भला उसके जीवन में तीसरे संकट की तरह कहाँ से आकर लग गया था। रुद्ध दीर्घ सांसें यतिन के रुद्ध द्वार पर निरंतर धक्के देने लगी, किंतु उसी आघात की वेदना से उसके हृदय के तार में किसी अज्ञात सुख की होड़ सी लग गई। जो स्नेही विवश विश्व में मिलना कठिन होता है, वही फागुन की किसी दोपहरिया में पूर्ण विकसित बसंती मंजरी के समान आयाचित और अकस्मात ही उसके चरणों के निकट खिसक कर जा पड़ी है। जो निश्चल स्नेह इस प्रकार यम के द्वार तक आकर मूर्छित होकर गिर पड़ता है, ऐसे देव योग नैवेद्य का सच्चा अधिकारी दुनिया में इस तरह अनायास ही भला और कौन हो सकता है। यतिन चुनिया के पार्श्व में बैठकर उसे थोड़ा थोड़ा गर्म दूध पिलाने लगा। पीते पीते काफी देर के बाद चुनिया ने दीर्घ सांस लेकर नेत्र खोले। यतिन के चेहरे की ओर देखकर किसी सुंदर स्वप्न की तरह उसने उसे याद करने का प्रयत्न किया किंतु यतिन ने जैसे ही उसके ललाट पर हाथ रखकर हिलाते हुए कहा, चुनिया, वैसे ही उसकी बेहोशी की आखिरी खुमारी भी अकस्मात टूट गई। यतिन को उसने पहचान लिया और उसी के साथ उसकी दृष्टि पर किसी सुकुमार मोह का आवरण आ पड़ा। पहले कजरारे बादल के समागम के साथ आषाढ़ के
सुगंभीर गगन में जैसे गहरी छाया अंकित हो जाती है। चुनिया की काली आंखों पर वैसे ही सुदूर व्यापी सजल सिद्धता घनीभूत हो गई। स्नेह और करुण मिश्रित स्वर में यतिन ने कहा, चुन्नी, यह थोड़ा सा दूध और पी लो। उसी क्षण चुनिया उठकर बैठ गई। फिर प्याले पर से यतिन के मुख की ओर दृष्टि रखे हुए धीरे धीरे दूध का शेष भाग भी खत्म कर दिया। अस्पताल का विशेष डॉक्टर यदि एक ही रोगी के सिरहाने बराबर बैठा रहे तो काम भी नहीं चले और अच्छा भी प्रतीत नहीं होता। इसलिए दूसरी जगह पर भी अपना फर्ज निभाने के लिए यतिन जब उठा तो भय और निराशा से चुनिया की दोनों आंखें व्याकुल हो उठी। यतिन ने उसका हाथ थामकर दिलासा देते हुए कहा, मैं अभी वापस आता हूँ चुन्नी, भय की कोई बात नहीं है। यतिन ने अस्पताल के अधिकारियों को सूचित किया कि इस नई रोगिणी को प्लेग नहीं है, वह केवल क्षुधा से पीड़ित होने के कारण ही इतनी क्षीण हो गई है। यहाँ प्लेग के अन्य रोगियों के साथ रहने से उस पर प्लेग के कीटाणु का आक्रमण हो सकता है। इस प्रकार समझा बुझाकर उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यतिन ने विशेष तौर से इजाज़त ले ली और अपने आवास गृह में ले आया। फिर इस समाचार से सूचित करने के लिए उसने उसी दिन पटल के पास एक पत्र डाल दिया। उस दिन संध्या को घर में रोगिणी और डॉक्टर के सिवा कोई नहीं था। सिरहाने के पास रंगीन कागज के आवरण से घिरा हुआ मिट्टी के तेल का एक लैंप धीमी रोशनी फैला रहा था। कानस पर रखी हुई टाइम पीस निस्तब्ध कमरे में टिक टिक शब्द का सुंदर राग अलाप रही थी। यतिन ने चुनिया के ललाट पर हाथ फेरते हुए पूछा, अब कैसा लगता है चुन्नी? चुनिया ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु यतिन का वह हाथ अपने क्षीण हाथों से ललाट पर ही दबा रखा। यतिन ने पुनः पूछा, अच्छा लगता है? चुनिया ने सुंदर आंखों पर पलकों के तनिक कपाट बंद करते हुए कहा, हाँ। यतिन ने उसे उंगली से संकेत करके पूछा, चुन्नी, तुम्हारे गले में यह क्या है? चुन्नी ने शीघ्रता के साथ साड़ी का पल्लू खींचकर उसे ढकने का यत्न किया। यतिन ने देखा उसके गले में मौल सिरी के फूलों का सूखा हुआ हार पड़ा है। टाइम पीस के टिक टिक शब्द के बीच यतिन चुपचाप बैठा सोचने लगा। अपने हृदय की बात को छिपाने का यह प्रथम प्रयास है। चुनिया मानो पहले एक मृग छौना थी। मालूम नहीं किस घड़ी हृदय भार से आतुर हो यौवन की मादकता का रूप धारण कर बैठी। किस धूप के उजाले में उसकी ज्वाला की तीक्ष्ण लपेटों से चुनिया की समझ पर आच्छादित कोहरा हट गया। उसकी लज्जा, शंका, वेदना सभी एकदम प्रकाशित हो उठे और इन्हीं विचारों में खोए चौकी पर ही बैठे न जाने कब यतिन की ये पलकें नींद के बोझ से दब गई। वह रात्रि के अंतिम पहर से अचानक द्वार खुलने की आवाज से चौंक कर उठ गया। उसकी आंखों ने देखा पटल और हर कुमार बाबू बड़ा सा बैग लिए कमरे में दाखिल हो रहे हैं। हर कुमार बाबू ने बैग को कमरे में रखकर और यतिन के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारा पत्र पाकर सवेरे ही चल देने का मैंने विचार किया था, लेकिन जब रात को सो रहा था तो करीब 11-12 बजे पटल ने जगाकर कहा, अजी सुनते हो, कल सवेरे जाने पर चुनिया को नहीं देख पाएंगे, हमें इसी समय पहुंचना होगा। उसे मैं किसी प्रकार भी समझा नहीं पाया। तब चटपट एक गाड़ी भाड़े पर लेकर हम लोग उसी क्षण घर से निकले। पटल ने तभी अपने पति से कहा, चलो यतिन के बिछौने पर आप आराम करें। हर कुमार बाबू तनिक से आपत्ति का भान करते हुए यतिन के कमरे में जाकर लेट गए और फिर उन्हें पलके बंद करते हुए तनिक भी देर नहीं लगी। रोगिणी के कमरे में वापस आने पर पटल ने यतिन को एक कोने में बुलाकर पूछा, क्या आशा है? यतिन ने चुनिया की नाड़ी को टटोलकर सिर हिलाते हुए जताया, नहीं। पटल ने चुनिया के निकट अपने को प्रकट किए बिना ही यतिन को फिर ओट में करके पूछा, यतिन, सच कहना, क्या तुम चुनिया को नहीं चाहते? इस बार यतिन ने पटल के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वह वहां से हटकर चुनिया के बिछौने के छोर पर बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथों में धीरे से दबाता हुआ बोला, चुन्नी, चुन्नी, चुन्नी। चुनिया ने आंखों पर से पलकों का आवरण हटाकर चेहरे पर शांत मधुर हंसी का आभास लाते हुए कहा, क्या है?
यतिन आशातीत स्वर में बोला, चुन्नी, अपना यह हार मेरे गले में पहना दे। वह निर्निमेष एवं विमूढ़ नेत्रों से केवल यतिन के चेहरे की ओर ताकती रह गई। यतिन ने फिर कहा, अपना यह हार क्या मुझे नहीं पहनाओगी चुन्नी? यतिन के निकट इस तनिक से दुलार का सहारा पाकर चुनिया के मन में पहले किए गए अनादर का थोड़ा सा अभिमान जाग उठा। बोली, इससे क्या होगा? यतिन ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में समेटते हुए कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ चुन्नी। यतिन के इस वाक्य को सुनकर पल भर के लिए चुनिया स्तब्ध रह गई। फिर उसके दोनों नेत्रों से अविरल खारा जल बहने लगा। यतिन बिछौने से उतरकर भूमि पर घुटने टेक कर बैठ गया और चुनिया के हाथों के पास अपना सिर रख दिया। चुनिया ने अपने गले का हार उतारकर यतिन के गले में पहना दिया। तब पटल ने चुनिया के पास आकर पुकारा, चुनिया। स्वर को पहचानते ही चुनिया का कांतिहीन मुख चमक उठा। बोली, क्या है दीदी? पटल उसके क्षीण हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोली, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं है बहन? चुनिया ने कोमल दृष्टि पटल के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, मैं नाराज कहाँ थी दीदी? पटल की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। वह मुड़कर यतिन से बोली, यतिन, तुम थोड़ी देर के लिए उधर वाले कमरे में जाकर बैठो। यतिन बिना किसी संकोच के चुपचाप चला गया। पटल ने उसके जाते ही बैग खोलकर उसमें से सारे आभूषण और वस्त्र निकाले। फिर रोगनी को बिना हिलाए डुलाए खूब सावधानी से उसके कमजोर हाथों में कुछ चूड़ियों को पिरोकर 2 कंगन भी पहना दिए। इसके बाद आवाज़ दी, यतिन। यतिन आ गया। तब उसे शैया पर बिठाकर पटल ने उसके हाथों में चुनिया का एक सोने का हार थमा दिया। यतिन ने धीरे धीरे चुनिया का सिर ऊंचा करके हार उसके गले में पहना दिया। उषा की लाली में जब सूर्य की प्रथम किरण चुनिया के चेहरे पर पड़ी, तब उसे देखने के लिए वह वहां नहीं थी। उसके अमाल मुख की कांति देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह मरी पड़ी है। यही जान पड़ता था मानो किसी अतल स्पर्शी सुखद स्वप्न में पूर्ण रूप से लीन हो चुकी है। जब उसके शव को लेकर चलने का समय आया, तब पटल चुनिया की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और प्रदन स्वर में बोली, बहन, तेरे भाग्य अच्छे थे। जीवन की अपेक्षा तेरा मरण ही अधिक सुखद हुआ। और चुनिया की शांत स्निग्ध मृत्यु छवि की ओर निहारते हुए यतिन के अंतर में बारंबार यही भाव उठने लगा, जिसका यह धन था उसी ने वापस ले लिया, किंतु उसने मुझे भी इससे वंचित नहीं रखा। शमशान घाट पर पहुंचकर शव जल उठा। शोकातुर अवस्था में यतिन ने अज्ञात प्रेम की सीमा का अंत कर दिया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये बंधन कहानी? आशा है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।